बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के लिए जो मैंने कमेंट चूज़ किया वो इस चीज़ के ऊपर है कि फ़्रोज़न फूड बनाने के बाद कहाँ पर सेल की जाए। इस सवाल का कई दफ़ा सामना करना पड़ता है। कई दफ़ा ख़वातीन को देखा है जो अपना सामान सेल करने के लिए परेशान होती हैं और मुख्तलिफ स्टोर्स वगैरह के ऊपर जाके अपना सामान रखवाने की कोशिश कर रही होती हैं। यूट्यूब के ऊपर कई दफ़ा इस तरह की वीडियो सामने आती हैं जिनमें कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है और ये बताया जाता है कि इसको बना के आप मार्केट में सेल करें और डेली का 10-15 हज़ार रुपये कमाएं। ऐसे लोग ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं जिनका दूर दूर तक फूड बिजनेस से ना कोई लिंक होता है, ना उस फील्ड के बीच में उनका कोई एक्सपीरियंस होता है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा जो कि आपको मार्केट में आने के बाद पता चलते हैं। फ्रोजन आइटम को सेल करने के लिए दो ही मेन सोर्स नजर आते हैं, या तो किसी दुकानों वगैरह पे रखवा दिया जाए या फिर रिटेल के बीच में आप अपने आसपास के एरिया में उसको सप्लाई करें। सबसे पहले शॉप्स की बात करेंगे। शॉप्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक वो दुकानें जो गली मोहल्ले में या छोटे मोटे बाजारों के बीच में होती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर वो शॉप्स आ जाएंगी जो बड़े मॉल्स में होती हैं या जिस तरह CST वगैरह और इस तरह के बड़े सेटअप्स वाली दुकानें। सबसे पहले तो अगर आपने छोटी शॉप्स में किसी दुकान के ऊपर सामान प्रोवाइड करना है तो आपने देखना यह है कि वो शॉप कितनी चलती है। कोई भी ऐसी शॉप जो खुद नहीं चलती वो आपको भी नहीं चला सकती। किसी शॉप में फ्रोजन आइटम कितनी बिकती हैं इसका अंदाज़ा आप उसके फ्रीज़र से कर सकते हैं। चंद दिन आप वहाँ पे रेगुलर जाएं और वहाँ पे जाके उनके फ्रीज़र को रेगुलर चेक करें। आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दुकान के ऊपर फ्रोजन आइटम की सेल है या नहीं है। अगर उनका फ्रीज़र आपकी रीच में है तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। फ्रोजन आइटम किसी दुकान पे रखवाने के लिए सबसे पहले आपने उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है। आया वो दुकान किस कैपेसिटी की है, उस दुकान के ऊपर आपके पर डे कितने पैकेट बिक सकते हैं। पर डे अगर आपको लगता है कि इस दुकान के ऊपर मेरे 10 पैकेट सेल हो सकते हैं तो महीने के 300 पैकेट बन जाएंगे और एक पैकेट के पीछे 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो पर मंथ आपको 30,000 वहां से आ सकता है। ये जो 10 पैकेट वाली मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये मैं आपको बड़ी फिगर बता रहा हूँ। आपकी कोई 4-5 प्रोडक्ट्स किसी दुकान के ऊपर पड़ी हैं तो फिर जाके इतने सेल हो सकते हैं। अगर आपने एक ही प्रोडक्ट रखाई हुई है किसी दुकान पे, अगर वो रख भी लेता है, अव्वल तो दुकानदार की कोशिश होती है किसी इस तरह के बंदे से सामान उठाया जाए जहाँ से एक ही जगह से उनको 4-5 प्रोडक्ट्स मिले। 10 पैकेट के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करें तो 30,000 रुपया महीने का आपको प्रॉफिट आएगा। आपने इस चीज़ को देख लेना है कि आया 30,000 प्रॉफिट के साथ आप सरवाइव कर सकते हैं। आया आपका प्रोडक्शन लेवल इतना है कि इस एक दुकान को छोड़ के आप 2-3 और दुकानों के ऊपर भी माल सप्लाई कर सकते हैं। दुकानदारों की जो डिमांड्स होती हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। आप अगर अपने दुकानों पे माल सप्लाई करना है तो उस वीडियो को लाजमी देखें। किसी भी छोटी दुकान के ऊपर जहाँ पे आपको लगता है कि सेल कम होगी वहाँ पर फ्रीज़र रखवाने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। अगर आपको फ्रीज़र रखवाना ही है तो किसी इस तरह की दुकान पे फ्रीज़र रखवाना चाहिए जहाँ पर आपको लगता हो कि मेरे 2 दर्जन 3 दर्जन पैकेट डेली के बिक सकते हैं 4-5 प्रोडक्ट के साथ। किसी एक अच्छे स्टोर के ऊपर अगर आपका फ्रीज़र एक दफ़ा लग गया है तो वहाँ पे पॉसिबल है, अगर आपकी सेल इम्प्रूव नहीं हो रही तो आप अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा लें और अपनी सेल को इम्प्रूव कर लें। आपने अपनी प्रोडक्ट का मार्जिन निकालना है, वो 100 रुपया है या 200 रुपया है। और किसी दुकान पे सामान रखवाने से पहले उसकी सेल को देखते हुए थोड़ा सा ये अंदाज़ा कर लेना है कि 30 दिन में यहाँ पे आपके कितने पैकेट सेल होंगे और आपको कितना प्रॉफिट यहाँ से आ सकता है। रमज़ान के महीने को आपने कैलकुलेट नहीं करना, उसको बोनस के तौर पे ऊपर रखना है। आपने बाकी मंथ्स में देखना है आपकी सेल कितनी रह सकती है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं पर मंथ। किसी बड़ी दुकान के ऊपर अगर आपने सामान रखवाना है जैसे CST या बड़े बड़े मॉल्स के बीच में जो स्टोर्स होते हैं, इस तरह की जगह पे आपने सामान अगर रखवाना है तो फिर उसके लिए आपको लाजमी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए आपको वहाँ पे फ्रीज़र भी रखवाना होगा, अपना माल भी क्रेडिट के ऊपर देना होगा। वहाँ पर सामान का लेवल कम नहीं होने देना आपने। वहाँ पे बैक एंड के ऊपर आपके पास अपने पास फ्रीज़र में सामान बना हुआ पड़ा होना चाहिए। उसको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपके पास हेल्पर मस्ट होने चाहिए। कॉस्ट को नीचे लाने के लिए रॉ मटेरियल आपको बल्क में उठाना होगा। आपके अपने पास फ्रीज़र होना चाहिए जिसमें एक आधा फ्रीज़र पीछे भरा हो, और सैलरी वगैरह आपने देनी है तो उसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। हाँ, CST जैसी जगह के ऊपर तो आपसे सिक्योरिटी भी पहले रखवाई जाएगी। अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हतमी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही चलता है। कोई भी अच्छे स्टोर जहाँ पर सेल अच्छी होती है वहाँ पे जूस की कंपनियाँ, दूध की कंपनियाँ दुकानदारों को शेल्फ रेंट देती हैं। वो 5-7 हज़ार 10 हज़ार, ये मैं बड़े स्टोरों की बात नहीं कर रहा, आम स्टोर्स जो होते हैं जिनकी सेल थोड़ी अच्छी होती है तो बड़ी कंपनियाँ उनको वहाँ पे उल्टा रेंट देती हैं 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि उनकी सेल अच्छी है। तो आपको भी किसी ऐसे स्टोर का ही इंतखाब करना चाहिए अगर आपने कहीं पे फ्रीज़र लगवाना है, और अगर पॉसिबल हो तो डिस्प्ले वाला फ्रीज़र के बीच में सेल को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डिस्प्ले फ्रीज़र की सेल
काफ़ी बेहतर होती है। दूसरी ऑप्शन फिर आपके पास ये रहती है कि आप अपने एरिया में 2 किलोमीटर के एरिया के बीच में उस सामान की मार्केटिंग करें और उसको सेल करें, बैनर वगैरह लगवाएं, पम्फलेट छपवाएं, फेसबुक वगैरह पे वहाँ पे कोई मार्केटिंग आप करें, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका काम डिपेंड करेगा आपके एरिया के ऊपर, आप मार्केटिंग कितनी कर रहे हैं उसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर और आपकी प्राइसेस वगैरह के ऊपर। फ्रोज़न फूड को रेडी टू ईट फूड के साथ अगर आप कंपेयर करें तो रेडी टू ईट पहले नंबर के ऊपर है। वो चाहे घर का बना हुआ खाना है या आप अपनी ही कोई फ्रोज़न आइटम रेडी टू ईट सेल कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका घर के पैमाने पे काम है, छोटे पैमाने पे काम है, तो बजाय दुकानदारों को देने के बजाय आप अपने इलाके में मार्केटिंग करें। जो पैसे आपने दुकानदारों को मार्जिन देना है वही आप अपनी मार्केटिंग के ऊपर लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लास्ट में यही कहूँगा कि फूड बिज़नेस को करने के लिए आपको एक दफ़ा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो चाहे फ्रोज़न फूड का है या रेडी टू ईट का है। हर किसी का केस डिफरेंट होता है, हर किसी की रेसिपी मुख्तलिफ होती है, हर किसी का कॉस्ट करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, एरिया मुख्तलिफ होता है। तो इस वजह से आपको इसको एक दफ़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। सेम जगह पे एक बंदे का काम चल जाता है, एक बंदे का फ्लॉप हो जाता है। हर बंदे का तरीका मुख्तलिफ होता है, हर किसी की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है। काम को स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम साल के बीच में रमज़ान होता है। रमज़ान में आप अपने काम को जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि उस वक़्त हर चीज़ बिक रही होती है। लास्ट को थोड़ा सा आपको अपने काम की अपडेट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर मोटरसाइकिल का भी बंदोबस्त कर लिया हुआ है फूड डिलीवरी करने के लिए। पहले जो फूड डिलीवरी के लिए जो इशू आते थे वो सब ख़त्म हो गए। अब जहाँ पे से ऑर्डर आता है मैं खुद ही जाके सामान डिलीवर कर देता हूँ। दूसरा मसला बड़ा जो था वो हेल्पर का था, वो भी सॉल्व हो गया। इस वक्त मेरे पास हेल्पर भी साथ है। कश्मीर की निस्बत लाहौर में मेरा काम बेहतर है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये काम पूरे घर के एक्सपेंस अभी तक उठा रहा हो। कश्मीर में 2.25 साल में मेरा बिजनेस जिस जगह पे था दुकानदारों को मिला के, यहाँ पर बगैर दुकानदारों के मेरा रिटेल में उससे काम बेहतर है। यहाँ पर एक्सपेंस भी ज़्यादा है, यहाँ पर मार्जिन भी ज़्यादा है और यहाँ पर सेल भी ज़्यादा है। लास्ट में मेरा क्वेश्चन था कि क्या एक दूसरे की हेल्प के लिए होम शेफ्स का एक ग्रुप होना चाहिए, जो लोग घरों से काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात को वो फेस कर रहे होते हैं, तो एक ही ग्रुप में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ होम शेफ्स हों जिसको जिस चीज़ का नॉलेज हो वो उसके बीच में शेयर कर सकें। अगर इस सवाल का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर इसके ऊपर मज़ीद काम किया जाएगा। सबसे पहले इसके क़वायद व ज़वाबित तय किए जाएंगे, या उस सिलसिले के बीच में आपकी भी कोई राय हो तो वो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।